मैं ठीक हूँ। थैंक यू सर। कुछ बताएँ अपने बारे में? सर मेरा नाम नितिन है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने बस 2014 में इंडियन आर्मी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को ज्वाइन किया था सर। कहाँ-कहाँ? रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सर। आर्टिलरी। जी सर। कब किया? 2014 में सर। और 2022 तक। किस रैंक पर? सर मैं सिपाही अदर रैंक्स ज्वाइन ओआर। किया। ओआर। अच्छा। और 2022 तक सर मैं अपने सर्विस दिया वहाँ पे। एक इंजरी हो गई थी सर, तो उसके कारण मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और वहाँ से सर मैंने पीएमआर ले लिया और वर्तमान में सर मैं एक एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। और अपना जो बीएससी सर मैंने मैथ और फिजिक्स से किया है सर। अच्छा। इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड में क्या फ़र्क होता है? सर जो इन्फेंट्री है सर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड इन्वेजन्स होते हैं उनको करती है। पैदल सैनिक जिनको बोलते हैं, इससे हम फर्स्ट जनरेशन जो आर्मी का जो डेवलपमेंट हुआ था उसको बोल सकते हैं सर। आर्मर्ड जो है सर बख्तर बैंक टैंक्स हैं। जब इन्फेंट्रीज को स्पीड में मूव करना हुआ तो हमने बख्तर बैंक टैंक बनाए। और आर्टिलरी है जो सर फायर सपोर्ट देती है इन्फेंट्री को ताकि वो आगे आर्टिलरी एडवांस कर में सकें। किस रेजिमेंट में थे? मैं 38 मीडियम रेजिमेंट सर मेरी। अच्छा। तो सर मुझे रेजिमेंटेशन समझाओ यार। हाँ अगर तुझे एज़ अ लेमैन, सर। if I asked you to explain it to me सर from the smallest level soldier to the general, सर how would you define the warrant of precedence, hierarchy or सर मैं यदि इंडियन आर्मी की हायरार्की की बात करता हूँ मैं, या लोएस्ट सर मैं हाईएस्ट की ओर जाता हूँ, तो सबसे पहले सिपाही जिसे अभी वर्तमान में अग्निवीर कहा जाता है। इसके बाद सर लेफ्टिनेंट नायक, नायक और हवलदार। इसके बाद सर कई सारे रेजिमेंट्स में बीएचएम या सीएचएम होते हैं, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट पोस्ट होती हैं। उसके बाद नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये सारी सर जेसीओज रैंक थी जो 3 बताए। इसके साथ यदि मैं रेशियो में कितने रैंक है? सर नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, और उसके बाद सर ऑनररी रैंक्स होती हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है। इसमें सर्विंग्स में मोस्टली कमी है सर। अच्छा ठीक है। कमीशन इसके में आप इसके बाद सर कमीशन अफसर में यदि मैं बात करता हूँ, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, उसके बाद ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद सर जनरल और फील्ड फील्ड मार्शल सर। सीडीएस कहाँ है? सर सीडीएस जो परमानेंट आर्मी का स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है सर। सीडीएस को क्या एक फील्ड मार्शल परमानेंट आर्मी का स्ट्रक्चर है? ये सर जो फील्ड मार्शल है वो परमानेंट आर्मी का तो स्ट्रक्चर। मुझे तो फिर टर्म फिर से सुधारना पड़ेगा। आफ्टर फील्ड मार्शल के ऊपर। फील्ड मार्शल सर हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी की सर। हम्म। और जो सीडीएस है सर वो सिंगल सोर्स कोऑर्डिनेशन पॉइंट है तीनों सेनाओं के बीच में। वो फोर्थ स्टार रैंक है सर, जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी के तौर पे, उसके हेड के तौर पे काम करते हैं सुप्रीम कमांडर कहाँ है? सर राष्ट्रपति में सुप्रीम कमांडर होती हैं। सुप्रीम कमांडर के बाद अ, सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च जो अधिकारी है तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है सर। हाँ, उसके नीचे अ, उसके नीचे सर यदि मैं आर्मी में बात करता हूँ तो फील्ड मार्शल आर्मी। कमांडर इन चीफ, सीएनसी कितने हुए? कमांडर इन चीफ के नीचे फील्ड मार्शल सॉरी सर, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया है सर। जनरल राय बच्चर सिंह, सर जनरल राजेंद्र सिंह, सर है ना? तो फील्ड मार्शल कितने हुए? फील्ड मार्शल सर दो हुए, फील्ड मार्शल करियप्पा साहब और फील्ड मार्शल सैम मानिक साहब। एयरफोर्स में भी कुछ इसका पैरेलल है? सर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बोलते हैं सर। कौन? सर अर्जुन सिंह साहब जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो फील्ड मार्शल के रैंक्स और प्रोफाइल में क्या इनकी ड्यूटीज है, क्या किस तरीके का पोस्ट होता है? सर ये हमेशा रहने वाला शाश्वत पोस्ट है। जब तक वो आदमी लिविंग है तब तक वो उस पोस्ट के जो प्रिविलेजेस हैं या फिर जो ड्यूटीज हैं उनका निर्वहन करता है, और वो सदैव रहते हैं सर वहाँ पे। अच्छा, सब तो हमारे कंटिन्यूस यहाँ पोस्ट है सीडीएस है सर। फील्ड मार्शल के नीचे क्या? सर मैं मेरा मानना है कि जो सीडीएस है वो परमानेंट हायरार्की का पार्ट नहीं है, वो तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के बीच में पार्ट है सर। कोऑर्डिनेशन करता है। सर क्योंकि सर फोर्थ स्टार जनरल सीडीएस हैं, और यदि वो फील्ड मार्शल से ऊपर होंगे तो कई बार जो अदर रैंक्स लेफ्टिनेंट जनरल भी सीडीएस बनाए गए, जैसे अभी अनिल चौहान साहब हैं। तो मेरा मानना है सर कि यदि मैं शायद हो सकता गलत हूँ, कि वो परमानेंट आर्मी के जो हायरार्की स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है, वो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं सर। और क्या रोल है उनका? सर जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी हैं वो। इसके साथ ही आर्मी के मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशीकरण को लेकर। यही यही मेरा क्वेश्चन है कि हमने सीडीएस बनाया, सर पाकिस्तान ने इस साल सीडीएम बना दिया, सर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फोर्सेस। सर।
हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सर क्या फ़र्क है दोनों में? सर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो वहाँ पे तीनों सेनाओं के जो उसमें हायरार्की का पार्ट है वो सर। वो वहाँ पे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो डिक्टेट कर सकता है तीनों सेनाओं का, बट यहाँ पे डिक्टेट करने वाली कोई बात नहीं है सर। यहाँ निर्देश देने वाली बात है और सहमति उन्मुख जो कोऑर्डिनेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सीडी साहब। ठीक है। तो अपना सर्विस ऑर्डर क्या दिया है डिफेंस? सर सबसे पहले सर डिप्टी कलेक्टर है, इसके बाद एआरटीओ है, टीओ है और बीडीओ है और असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स है सर, असिस्टेंट कमिश्नर एमएसएमई है सर, इस प्रकार से सर क्रम है। तो पलटन, ब्रिगेड, रेजिमेंट में क्या फ़र्क होता है? कैसे इसका हायरार्की होगा? सर जो ट्रूप्स के बारे में बात करें तो बेसिक फंक्शनल यूनिट्स जो कई बार इसको सेक्शंस भी बोलते हैं उसमें हुँ, इन्फेंट्री में, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट जो इसमें एक हवलदार और 10 एनसीओ जो हो सकते हैं इसमें, अदर रैंक्स हो सकते हैं। इसके बाद यूनिट्स है कई सारी जो कंपनी या बैटरीज को मिला के एक यूनिट्स बनती है जो एक ब्रिगेड के अंडर में जो मेजर फंक्शनल रोल्स अदा करती है। इसके बाद सर ब्रिगेड से ऊपर सॉरी यूनिट कई सारी यूनिट के कॉम्बिनेशन सर एक ब्रिगेड बनाता है और कई सारे ब्रिगेड के कॉम्बिनेशन से सर एक ड्यू बनता है और ड्यू के कॉम्बिनेशन से सर एक कोर बनता है और कोर के कॉम्बिनेशन से कमांड बनता है और उसके बाद सर आर्मी हेडक्वार्टर्स है। रेजिमेंट कहाँ गया? सर जो यूनिट्स हैं इनको ही कई बार रेजिमेंट्स कहते हैं सर। ठीक। नितिन, अभी जब अग्निवीर योजना लाई गई थी तो बड़ा सर विरोध हुआ था। सर क्या रीजन था, क्यों विरोध हुआ था अग्निवीर का? सर जो विरोध था कि जो कन्वेंशनल मेथड था जो भर्ती करने का उसको कम्प्लीटली चेंज कर रहे थे हम और जो अदर रैंक्स था जो पहले 17 साल तक सर्विस करता था उसे हम उनकी सर्विस ड्यूरेशन को कम करके 4 वर्ष कर रहे थे और इसके अभी बाद अग्निवीर 4 वर्ष काम करता 4 वर्ष है सर। है। अच्छा। और उसमें सर जो रिटेंशन है वो 25% को रिटेन करेंगे और 75% को हम बाहर कर बाहर देंगे। बाहर करेंगे सर। तो ये जो बाहर गए थे बेरोजगार हो गए? सर नहीं हाँ। अभी सीएपीएफ में अप्रॉक्स 20% का रिजर्वेशन और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको 10% का रिजर्वेशन अच्छा। अलग अलग जो स्टेट फोर्सेस हैं उनमें करने के लिए इम्प्लीमेंट तो किया कुछ तो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम उनको स्किल भी सिखाएंगे और कुछ पैसा सा देते हैं शायद बाहर जब सर सर भेज सर जाते हैं। सर इन्हें कुछ अग्निवीर फंड्स हैं जो करीब 11 लाख रुपए का फंड 11 लाख। 11 लाख रुपए का फंड मिलता है। इसके साथ ही सर स्किल के लिए जो वहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ से कोर्सेज करा के ही स्टार्ट भेजते हैं। तो अभी तो सर पहला बैच पास तो आउट हो गया। तुम्हारी क्या पर्सनली राय क्या है, तुम्हारी अग्निवीर अच्छी योजना थी? सर जैसा कि कई बार हमारे सीडीएस ने भी कहा है कि और रक्षा मंत्री ने भी कहा कि कई योजनाएं हैं निरंतर सुधार के रूप में हम देखते हैं उसको और जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसने भी रिकमेंड किया था कि इसमें हम ज्यादा यंग ब्लड लाना मोटिव था क्या? इसमें सर रिटेंशन रेट को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं और मे भी हो सकता है सर कि जो सर्विस ड्यूरेशन है उसको 4 से बढ़ा के 7 साल कर नहीं, दें। जब अग्निवीर लाया गया तो फिर चाइना के साथ कंपैरिजन होने लग गया कि हम ज्यादातर यंग ब्लड को लाना चाहते हैं, सर कुछ ऐसा भी था। सर जो तो हमारी अगर अच्छी थी तो विपक्ष उस समय इतना विरोध किया, बिहार में बच्चों ने बड़ा विरोध किया और गवर्नमेंट को धमकी देनी पड़ी थी कि नहीं, योजना यही चलेगी, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना। है सर ना? एक्चुअली सुना था ऐसा? सर हम्म। एक्चुअली सर इंडियन रेलवेज के बाद इंडियन आर्मी है जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हाँ। और एक जुनून है लोगों में गाँव के हाँ। में जाने के लिए। तो लोगों को जो सर्विस जो इनसिक्योरिटीज थी कि वहाँ पे हम 4 साल के बाद हमारा क्या होगा, इसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल भी चीज़ें सर इसमें बन गई थी इस मेन कारण से। रीजन इनसिक्योरिटी था। इनसिक्योरिटीज थी कि सर जो जॉब सिक्योरिटी कोई भी आज सेटल होने के प्रयास करता है परंतु समझने का प्रयास करना चाहिए कि कोई भी जॉब सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर नहीं हो सकती सर। अभी संसद में भी एक बुक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ है, सर राहुल गांधी जी ने किताब दिखाई। किसकी बुक थी, क्या नाम था उस बुक का और क्या कंट्रोवर्सी थी? सर ये आर्मी के पूर्व जनरल एमएम नरवणे साहब की बुक थी और बुक का नाम था फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। और बुक का सर जो कंट्रोवर्शियल रीजन ये था कि उस बुक में गलवान क्लैशेस जो हुए थे 2020 मई में और अगस्त में उस टाइम का कुछ वर्णन था। क्योंकि सर अभी गलवान का जो इंसिडेंस है अभी भी इवॉल्विंग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऐसा कहना है कि ऐसी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बुक के थ्रू पब्लिश ना हो जो हमारे एनिमी को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचा सके। तो वो कभी पब्लिश नहीं हुई है? नहीं हुई सर। संसद के अंदर राहुल गांधी इस पर बोल नहीं सकते। इसमें सर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या रूल है, मतलब जब कोई डिफेंस का पर्सनल कोई किताब लिखता है सर तो कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ सेट्स रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं उसके लिए। सर वो क्या है? सर उन्हें वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन अच्छा। सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वहाँ पे कि आप इसमें कोई भी और उसका सर एक ओवरव्यू उसका चेक होता है कि कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो हमारे किसी इंस्टॉलमेंट के बारे में हो या कुछ ऐसी हो तो वो एक्सपोज हो जाए सर। राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। हाँ उन्हें तो राइट है कि अगर कुछ गलत है तो उस पे वो
क्वेश्चन उठाए? एक्चुअली सर और बुक अगर पब्लिश नहीं थी तो फिर अमेज़न में क्या कर रही थी? अमेज़न में तो है ही है वो। अ, तो उसमें कुछ गलत तो राहुल गांधी ने नहीं उठाया था? उठाया था? सर वर्तमान में अमेज़न से इसको डिलिस्ट कर दिया गया है। नहीं, तो बाद में किया गया ना। अ, अभी तो सर ये जो सरकार कह रही थी बुक अनपब्लिश्ड है, नहीं पब्लिश्ड है। हाँ, जब अगर नहीं पब्लिश्ड थी तो अमेज़न पे वो अवेलेबल क्यों है? और दूसरा उसको मंगाया राहुल गांधी ने अमेज़न से ही है, तो खुद ही वो कह रहे थे। इसका मतलब मार्केट में आ गई। सर मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। परंतु यदि मैं बुक के ऑथर जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और जो बुक का पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, यदि मैं दोनों के ओपिनियन दोनों ने क्लेरिफिकेशन पब्लिक में किया है। उन्होंने यही कहा कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। उन्होंने किसी भी प्रकार से बुक को पब्लिश नहीं किया है। उसकी एक सॉफ्ट कॉपी सर्कुलेट हो गई थी। वो उसके लिए सर जो कॉपीराइट्स के जो रेगुलेशंस हैं उनका भी उन्होंने कहा कि वो उनका यूज़ कर रहे हैं अगर ऐसा कोई मिसयूज़ करता है तो। सर ऑपरेशन एपिक के बारे में बताइए। सर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएसए के द्वारा ईरान पर उनके वैसे तो सर इसके जो पॉलिटिकल या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कई सारे हैं जो अभी क्लियर ही नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना है या फिर ईरान ईरान में रिजीम चेंज करना है क्या है बट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सर ईरान के विरुद्ध यूएसए का एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक है सर। जी। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए सर एक तो जो इन्वेस्टमेंट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उपलब्धता ना हो क्योंकि जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से थोड़ा था और एनसीआर की नज़दीकता के कारण भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आकर्षित हुआ। इसके साथ ही जो तराई रीजन्स लगे होने के बाद निरंतर बाढ़ के कारण भी पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिक प्रभावित रहा सर। यदि मैं ऐतिहासिक कारणों में देखूँ तो सर वहाँ पे बंदोबस्त प्रणाली लागू थी जिसके बाद ज़मींदारी जो रिफॉर्म्स हुए थे वो क्लियरली नहीं हो पाए थे सर। ये और सर जो एक माफिया कल्चर था जो बिहार के बॉर्डर के साथ जो मिलके उसके कारण भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आकर्षित नहीं हुआ है। और कई डाटा भी ऐसा दिखाता है कि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख 1 उद्योग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख 15 उद्योग है सर वहाँ पे। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताइए। सर ये ब्रह्मोस हमारी रसिया के साथ मिलके जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम अभी लखनऊ में भी करने वाले हैं और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है सर। और ये भारत के ये न्यूक्लियर जो सॉरी न्यूक्लियर ट्रायड है कि हम इसको नेवी से भी, एयरफोर्स से भी और आर्मी से तीनों से लॉन्च कर सकते हैं सर इसको। सुपर सोनिक से क्या मतलब होता है? सर सुपरसोनिक से मतलब है कि जो ध्वनि की गति से भी अधिक स्पीड में गति कर सकते हैं ऐसे मिसाइल्स उन्हें सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे कि अगर ये मान लीजिए कोई मिसाइल है, वो ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलेगी, उसको हम क्या कहते सर आई थिंक मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ बट आई थिंक ये सर हाइपरसोनिक की कैटेगरी में है। हैं? भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर बट शायद अभी अगर आप परमिशन दें तो मैं शायद अभी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी डेवलपिंग फेज में हैं। ठीक। तेजस के बारे में बता सकते हैं? सर सर तेजस प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट हुआ था। हमारी स्वदेशी निर्भरता को बढ़ाने के लिए और जो हमारा इम्पोर्ट था उसको कम करने के लिए हमारा आत्मनिर्भर एक एयरक्राफ्ट है सर। और अभी इसके एडवांस वर्जन्स भी तेजस 1 अल्फा भी आ रहा है जिसको एयरफोर्स ने ऑर्डर भी किया है सर। ठीक है।